अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबीबा मिसबा अहमद और मैं खुशामदीद कहती हूं आपको हमदर्द ज़िंदगी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेहतमंद रमज़ान सीरीज़ के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स हमदर्द ज़िंदगी पर हम अपलोड कर रहे हैं और अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए दौरान रमज़ान जो हमारा एक सेगमेंट है, आज हम उसको आपके सामने पेश करेंगे। और इस सेगमेंट के लिए मैंने जिनको मदऊ किया है हकीम अमजद इस्माइल साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आपका तारुफ मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। तो अब हम कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिब्बी हवाले से सवालात पे ज़्यादा ज़ोर दें और वो मसाइल जिनको हम नज़रअंदाज करते हैं दौरान रमज़ान, उनके हल जानें। तो इस सिलसिले में सबसे पहला सवाल ये है कि जब हम रमज़ान, अब हम क्योंकि रमज़ान के सेशन में आ चुके हैं, रमज़ान हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, तो तिब्बी नुक्ता नज़र से रोज़ा हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब करता है? जी, बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन में मदऊ करने के लिए। और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है इस हवाले से कि हम अब इसको फेस कर रहे हैं, इस सेशन से गुज़र रहे हैं। एक तो रोज़े की अपनी अहमियत रूहानी एतबार से कि आज से नहीं, पिछली जितनी कौमें गुजरी उसमें रोज़ा जो है वो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर किसी न किसी अंदाज़ में फ़र्ज़ किया। और साथ साथ आज भी हर दूसरे मज़हब में भी जितने भी मज़ाहिब हैं उसमें रोज़ा कहीं ना कहीं हमें मिलता है, तो इससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। फिर इसमें एक तहक़ीक़ हुई ग़ालिबन 2016 में एक जैपनीज़ प्रोफेसर ने, और उसमें उन्होंने देखा कि रोज़ा हमारी जिस्म के साथ क्या कर रहा है। बड़े डिटेल थी, उसमें उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। और उसमें उन्होंने कहा जी हमारा रोज़ा जो है वो बेसिकली एक ऑटोफेजी एक टर्म यूज़ की उन्होंने कि सेल्फ़ ईटिंग, यानी जब एक फ़ेज़ आता है, अच्छा होता इस तरह है कि हमारा जो बॉडी है वो फ्यूल पे चल रही है। नए सेल्स आ रहे हैं, पुराने सेल्स टूट कर कहीं जमा हो रहे हैं, और ये सारा प्रोसेस जो है वो मुसलसल है। और इसके नतीजे में हमें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल की। बॉडी जब ये अपना काम अंजाम देती है, ये बहुत बड़ा एक एक्सरसाइज है जो कि हर वक्त चल रहा होता है, तो उसमें बॉडी को ज़रूरत होती है फ्यूल की। और वो फ्यूल जो है वो ग्लूकोज की शक्ल में, अमीनो एसिड्स की शक्ल में, फ़ैट की शक्ल में हम इनटेक कर रहे होते हैं। अब जब हम फास्टिंग की तरफ गए और हमने जो है वो खाना पीना छोड़ दिया, नॉर्मली ऑटोफेजी जो है वो उसका टाइम 14 घंटे 16 घंटे के बाद वो स्टार्ट हो जाती है कि अब जब बॉडी को नीड हुई उस फ्यूल की अपने काम अंजाम देने के लिए, तो उसने क्या किया कि उसको जब ग़िज़ा नहीं मिली मैदे में, आंतों में, तो उसने जो है वो बॉडी में जो चीज़ें एक्सेसिव पड़ी थी उनको खाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला नंबर आता है फ़ैट का। तो ओबीस पेशेंट जो है उनके लिए खुशखबरी है कि सबसे पहला नंबर फ़ैट का है। वो फ़ैट जो है उसकी ईटिंग शुरू होती है, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों से जो फ़ैट डिपॉज़िट्स होते हैं वो कम होना शुरू होते हैं। दूसरे नंबर पे जो ब्लॉकेजेज़ हैं, आर्टरीज़ में हो सकती हैं, किसी जगह पे कैल्सिफिकेशन हो सकती है, उसका नंबर आता है। और वो एक बहुत बड़ी हम किसी आने वाली बीमारी से उसके नतीजे में बच जाते हैं। तो एक वो, उसके बाद फिर नंबर आता है टॉक्सिन्स का। हमारे यहाँ बहुत डिस्कस होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, हम ये वाली सब्ज़ियाँ ऐसी हैं, ये वाले फूड्स ऐसे हैं। तो बुनियादी तौर पे ऑक्सीडेंट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में एक जंग आलूद कैरेक्टर का किरदार करते हैं, जिसको ये ऑटोफेजी जब ये सिलसिला शुरू होता है तो उन टॉक्सिन्स को, जो कि किसी न किसी वक्त में कन्वर्ट हो सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको भी खाना शुरू कर देती है। इवन ऑटोफेजी जो है वो यहाँ तक आ गया जी कैंसर सेल्स को जो है वो उनको भी खाना शुरू कर देती है। फिर उसके बाद नंबर आता है बैक्टीरियाज़ का, वायरसेस का, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऐसी डिपॉज़िट्स मौजूद हैं जिस्म में जिसकी नीड नहीं है, वो उसके नतीजे में बॉडी जो है वो सिस्टम उसको खाता है। और हम फिर एक नए सिरे से, यानी यूँ कह लें कि आप असर नौ आपके बॉडी जो है वो उसको तामीर का एक मरहला, बेसिकली हमारी मशीन की क्लेंजिंग हो जाती है, क्लीनिंग हो रही है, जो कि अगर हम प्रॉपर्ली होने दें तो हम उसके बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी एक अल्लाह ताला की जो है वो हमारे लिए एक तोहफ़ा ही है, एक तरह से एक साइंस ऐसी है कि जो समझ लें तो बहुत आसानी होती है। और ये अल्लाह ताला की मोहब्बत की निशानी है। वो कहते हैं जी बाकी सब की तो चीज़ें वो हैं ही जो वो अता करेंगे, रोज़ा जो है उसकी जज़ा मैं दूँगा। तो आपकी जज़ा, इससे रोज़े की इम्पोर्टेंस जो है वो वाज़ेह होती है कि उनकी जो जज़ा है वो इस हवाले से कैसी होगी जो वो देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे उसका तिब्बी नुक्ते निगाह से हमारे साथ कैसे। फिर एक और चीज़ भी है तिब्बी नुक्ते निगाह से कि हम बावजूद इंतहाई बदपरहेज़ी के हम टाइम स्पेसिफिक हो जाते हैं कि इतने बजे हमने खाना बंद कर देना है, इतने बजे हमने खाना शुरू कर देना है,
ठीक है, उसमें बावजूद बद परहेज़ी के हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, और हम हालांकि हम आम दिनों से ज़्यादा बद परहेज़ी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम, हमारा मैदा, हमारी और बहुत सारे सिस्टम जो हैं वो अच्छे अंदाज में काम कर रहे होते हैं, और हम एक अच्छी हेल्दी ज़िंदगी गुजारते हैं रमज़ान में। अब ये जो ऑटोफेजी वाला जो आपने कॉन्सेप्ट दिया, तो इसी को थोड़ा सा मैं कनेक्ट करना चाहूँगी डाइटिंग से। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो ये सोच रहे होते हैं पूरे साल तो हमने चलो जो खा लिया, रमज़ान अब शुरू हो गए तो अब हम डाइटिंग कर लेते हैं और हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में अगर कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे हैं, और ये हेल्पफुल भी होता है, गलत बात नहीं है ऐसा सोचना, तो रमज़ान में जब सहरी कर रहे हैं और इफ्तारी कर रहे हैं, तो इस दौरान में जो है वो अगर कोई डाइट करना चाह रहा है तो वो क्या करे कि वो कमज़ोरी भी फ़ील ना करे और उसका हेल्दी वेट लॉस भी हो? क्योंकि एक ये चीज़ भी आप बताइएगा कि हेल्दी वेट लॉस बेसिकली है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम 1 महीने में 8-8 किलो वज़न कम कर लें तो हमने बड़े अच्छे से वेट लॉस कर लिया। तो ऐसा है या नहीं है? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा। यकीनन ऐसा है मिसबा, और उसकी वजह ये है कि जब मैंने पहले आपके सवाल का जवाब दिया, ऑटोफेजी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने जो नंबर 1 पे जो चीज़ रखी कि बॉडी खाना शुरू करती है वो फ़ैट होती है। सही। ठीक है, मसल वेस्टिंग का जो टाइम आता है वो तो फिर एक ऐसे वक्त में आता है जब हम फाका कशी की तरफ चले जाएं, सही। वो एक अलग फिनोमेना है। लेकिन यहाँ फ़ैट जिसकी एज सच नीड बहुत सारी जगहों पे एक्स्ट्रा होती है, वो नहीं होती, तो ये वो फिनोमेना है, और इसी के लिए आदमी ये सारी चीज़ों को दौड़ करता है, जिसको हम डाइटिंग कहते हैं, जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, जिम्स कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम इसके हवाले से थकते हैं। तो रोज़ा जो है वो इतनी क्लासिकल चीज़ है, और वो जो एक फ़िनोमेना है कि आप इसको अगर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें अदर देन रमज़ान भी, कि जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैटर्न था, मैंने पहले भी जिक्र किया था सेशन में, कि 14, 15, 16 इस्लामी महीने की, और हर महीने जो है वो हर हफ्ते जो है वो पीर और बुध का आप ग़ालिबन रोज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रखा करते थे। तो उससे जो है आपकी डाइट, आपका पैटर्न, आपकी ये चीज़ें, ख़ास तौर पे ये जो फिनोमेना है ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। अब इसमें लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के वो रखे हुए हैं कि कोई कहता है जी हम सिर्फ पानी पी सकते हैं, कोई कहते हैं जी आप मशरूबात, इवन उसमें कॉफ़ी, ड्रिंक्स और ये सब ले सकते हैं, खाना छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि ये एक ऐसी हस्ती की तरफ से हमें ये तोहफ़ा मिला है रोज़े का, तो इससे बेहतर कोई चीज़ शायद नहीं हो सकती। अब पानी पे आते हैं, खाना पीना तो हमने खा लिया, लेकिन जब सहरी है हमारे पास एक टाइम स्लॉट वो है जो रोज़ा रख रहे हैं हज़रात, ख़वातीन हज़रात, कितना और कैसे पानी पिए, क्योंकि खाना भी खाना है, कब उठ जाएं। और इसी तरह इफ्तारी में, उसमें भी ज़ाहिर है इफ्तार भी हाथ नहीं रोकते लोग, तो उसमें पानी पीना है, और इफ्तारी से जो है वो तरावी तक का वक्त बहुत शॉर्ट है, उसमें कितना पानी पिए, फिर ज़ाहिर है तरावी में जब आप जा रहे हैं तो वो भी आपको फिर वॉशरूम की हाजत हो सकती है। तो ऐसे में पानी कब पीना है और कितना पीना है, क्योंकि हम ओवरबर्डनाइज़ भी नहीं कर सकते किडनीज़ को, क्योंकि एक लंबा टाइम जो है वो किडनी ने थोड़ा सा रिलैक्स किया है, पानी के बगैर है। अब क्या करें? तो पानी आप क्या एडवाइस करेंगे? टिप क्या कहती है कि पानी आपका किस तरह होना चाहिए सहरी और अच्छा, इफ्तार? आपके पिछले सवाल का एक पार्ट रह गया कि सडन वेट लॉस जो आपने पूछा, उसमें यकीनन सडन वेट लॉस जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ है। सही। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, जब आप ग्रेजुअली अपना वेट लॉस की तरफ जाते हैं, कैलोरी इनटेक जो है आपका, जितनी आपकी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वो पूरी होती रहती है, तो बॉडी उसी अंदाज में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए आप एक्सरसाइज का सहारा भी लेते हैं, उसके साथ आप मुख्तलिफ़ किस्म के कहवे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो आप करते हैं। तो उसमें हमेशा जो समझदार लोग हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो हमेशा ग्रेजुअल वेट लॉस जो है उसको प्रेफर करते हैं। एकदम से अचानक वज़न का गिर जाना, ये अमूमन किसी ख़तरनाक बीमारी की तरफ भी इशारा होता है, और प्लस ये अगर बीमारी नहीं है तो आपके बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। अब आ जाइए आपके दूसरे सवाल की तरफ कि पानी का इंटेक जो है उसमें हम कहाँ कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि हम, अल्लाह ताला ने हमें ऊँट नहीं बनाया बिल्कुल। जिसमें ये सलाहियत है कि जनाब आप रख लें, अपने पास स्टोर कर लें, और जब फिर एज़ पर नीड जो है उसको इस्तेमाल करें। तो आपके पास एक टाइम है, उसमें आपने अपना वाटर इंटेक पूरा करना है। बहुत ज़्यादा इफ्तारी की आपने और उसके बाद फिर आप पानी का इंटेक उससे मैनेज कर रहे हैं, या रोज़ा खोलते ही आपने जो है वो मशरूबात और पानी और इन सब चीज़ों की तरफ चले गए, वो भी नुकसानदेह है। इसी तरह सहरी में मैंने देखा है, अमूमन शायद बचपन में हम भी किया करते थे
कि बस कोशिश करते हैं जी 7-8 ग्लास तो पी लिए जाएं, यही चीज़ मैं पूछना चाह रही हूँ कि ये है प्रैक्टिस कॉमन, ताकि जो है वो पूरा दिन जो है हमारा गुजरे। तो ऐसा नहीं होता। पानी की नीड जो है कोशिश कीजिए कि सहरी से ले इफ्तार से लेके और सहरी तक आप एक बॉटल अपने पास रख लीजिए कि मैंने ये बॉटल जो है ख़त्म करनी है, उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए तो दूसरी करनी है। लेकिन इकट्ठा इतना पानी वो ज़रा सा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हाजमे में भी गड़बड़ करता है, क्योंकि जितना खाना आपने खाया हुआ है और आपने पानी से भर लिया, क्योंकि यहाँ फिर फिनोमेना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि अपना जो मैदा है उसके 3 हिस्से कर लो, एक ग़िज़ा के लिए हो, एक पानी के लिए हो और एक सांस या हवा के लिए हो। तो हम उसको टोटली नज़रअंदाज करके और इस इबादत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जो मेरे ख्याल में तो नुकसानदेही है। ये हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि इसी तरह की प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे होते हैं रमज़ानों में, इन्हीं से हमने बचना है ताकि हम रमज़ान भी अच्छे से गुजारें, हमारी सेहत पे भी बुरे असरात मुरतब ना हो। अच्छा, अब आता है सोने का अंदाज़ कि हम रमज़ानों में जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही होती है, कुछ लोग देखा है प्रैक्टिस, इवन छोटे बच्चे अगर रोज़ा रख रहे होते हैं या बच्चे घर में हैं और इवन बड़े भी पूरी रात जाग रहे होते हैं कि अब सहरी करके ही सोएंगे। तो ऐसे में स्लीप पैटर्न क्या होना चाहिए रमज़ानों में, और क्या हेल्दी है और क्या हेल्दी नहीं है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, ख़ास तौर पे बच्चों के हवाले से कि हमारे यहाँ ये एक फ़न टाइम होता है रमज़ान और पूरा एक और चीज़ भी करते हैं कि खाना भी खाते रहते हैं, जागते रहेंगे और खाते रहेंगे। यानी अम्मी ने जितने पकौड़े बनाए हैं वो उन्होंने सहरी तक ख़त्म करने हैं, जी तो बिल्कुल। पेट साफ़ हो जानी चाहिए। तो ये प्रैक्टिसेस हैं हमारे यहाँ और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले माँ-बाप, घर के बड़े जो हैं, वो इस फिनोमेना को कि नींद का टाइम जो अल्लाह ताला ने सोने के लिए बनाया है, ठीक है, उसमें जो है वो नींद अपनी पूरी करें। सही। यानी आपने इफ़्तार कर लिया, वो कैसा किया वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, क्या किया इफ़्तार में, लेकिन उसके बाद आपने नमाज और फिर इशा और उसके बाद तरावी और उसके बाद जो टाइम तरावी में आपका इफ़्तार जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है। सही। तो अब आप अपनी नींद पे फोकस कीजिए और जो टाइम मिलता है, इसमें नो डाउट कि ख़ास तौर पे जो गर्मी के रोज़े होते हैं उसमें टाइम हमारे पास बहुत कम हो जाता है और ये सख्त मुशक्क़त वाली चीज़ है। और रूहानियत में ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, कम खाना, कम सोना, कम बोलना, और ये तीनों प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम रोज़े के दौरान कर रहे बहुत होते हैं। अच्छे से हो जाती हैं और अनइंटेंशनली हो रही होती है। हाँ, लेकिन हम कम खाना वाला जो वो ख़राब करते है हैं, हम बोलते वो ख़राब कर लेते हैं। उससे हम जो है वो चीज़ों को शायद कहीं कॉग्निटिव हमारा जो बिहेवियर है, सोचने की तख्लीकी सलाहियतें जो उजागर होती हैं रोज़े के नतीजे में, वो कट डाउन हो जाती हैं। तो हम क्यों एक छोटे से फ़ायदे के लिए जो वक्ती होता है, जिसका जो लज़्ज़त क्या कहते हैं, गुनाह बेलज़्ज़त वाला पैटर्न होता है, उसमें हम क्यों अपने आप को इस बड़े नुकसान की तरफ लेके जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसको पैटर्न करना चाहिए और इसके लिए पीछे एक पूरी माँ बाप की तरफ से या जो भी घर के बड़े हैं उनकी तरफ से ये फॉलो हो फिनोमेना कि हमने इतने बजे अब सो जाना है, लाइटें बंद हो जाएंगी, टीवी बंद हो जाएगा, मोबाइल ऑफ हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स फिर बच्चा क्या करेगा, सोएगा, डेफिनेटली सोएगा। ठीक है, वो जो बड़े बच्चे हैं जो फिर बाहर निकलते हैं, फिर वो मैचेस हो रहे होते हैं और टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, चलें हेल्दी एक्टिविटी तो है, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि कम से कम ये महीना चूँकि इबादत का महीना है तो हमें इसको उस अंदाज में गुजारना चाहिए। ये मेरी सजेशन है, ये मेरा ख्याल है, आप कोई भी इससे इख्तिलाफ़ कर सकता है कि वो भी तो एक हेल्दी एक्टिविटी है कि हम खेल कूद कर रहे हैं सब। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो हर चीज़ को वक्त पे कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो आखिरी अशरा है जिसमें ताक़ रातें होती हैं, उसमें जब हम इस तरह के फिर वो ये लहू लाभ में आ जाता है कि हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं और उस ख़ास जो हमारी घड़ियाँ हैं इबादत की, बड़ी क्लासिकल किस्म की, उनको हम कहीं मिस कर रहे हैं। तो उससे थोड़ा मेरा ख्याल है गुरेज करना चाहिए। आगे आते हैं अमजद इस्माइल साहब, हार्मोनल इश्यूज़ रमज़ानों में एडजस्ट करना आसान है, कर सकते हैं? यकीनन अगर हम कोशिश करें तो उस तरफ जा सकते हैं और उसके लिए जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि हमारे पास ख़ास तौर पे ख़वातीन में जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो भी, या फिर पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम का जो शिकार होती हैं उसके नतीजे में, या कोई अर्ली हिस्टेक्टोमी हो गई है उसमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है, तो वहाँ ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं और उसमें भी फिर ट्रिगर फैक्टर्स क्या हैं, हम वो सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हम फ्राइड आइटम्स दे रहे हैं, हम फास्ट फूड्स ले रहे हैं, हम रिफाइंड फूड्स, पास्ता, नूडल, स्पैगेटीज़ की मैंने बात की, ईस्ट्रोजन को स्पाइक देता है, उस तरफ जा रहे हैं।
हम इफ्तारियों में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बेतहाशा कर रहे होते हैं। चीनी जो कि वाइट पॉइज़न है वो हम शरबतों की शक्ल में, रोज़ा खोलने के लिए ग्लूकोज की लेवल एनर्जी को एक हद तक आपने बढ़ा दिया, पी लिया, वो ओके, लेकिन हम पानी की जगह सिर्फ वही पिएँ, वो मेरे ख्याल में गैर मुनासिब बात है। कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत इस्तेमाल कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ का इस्तेमाल जाता बहुत है। ज़्यादा हो जाता है। तो उसी की तरफ है कि ख़ास तौर पे कोल्ड ड्रिंक, यानी या यूँ समझ लें कि एक कोल्ड ड्रिंक आपने पी और 8 चमचे चीनी आपके जिस्म में गए, और वो वाइट पॉइजन की एक शक्ल है जो हम खुशी खुशी जो है वो पैसे देकर वो अपने जिस्म में। इसी तरह ऑयल का इंटेक है, वो भी इसी हमने तरह ऑयल बढ़ाया का हुआ इंटेक है, मैंने फास्ट फूड की बात कर ली, डीप फ्राई चीज़ें हैं, और उससे ट्रांस फैट जो है वो जनरेट होती है, प्लस उससे हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो सब के सब, क्योंकि ये बड़ा फैट जो है ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है हमारे ग्रोथ हार्मोन की डेवलपमेंट में। टेस्टोस्टेरोन हो, ईस्ट्रोजन हो, इसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ख़ास तौर पर हम ख़राब चिकनाइयाँ खा रहे हैं, और जिस हम माशरे में रहते हैं वहाँ ना 5 स्टार का भरोसा है, ना 7 स्टार का कोई भरोसा है। ये जो बाहर के छोटे मोटे पथारे और ठेले और ये सब चीज़ें, इसकी तो कोई कहीं कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई गारंटी। अब तो मैं देखती हूँ कि चीज़ों का म्यार और गिरता जा रहा है, कि कुछ थोड़ी बेहतर अगर थी भी तो अब उस तरह से चीज़ें नहीं हैं। अच्छा, हार्मोन्स की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी बहुत कम अब देखने में मिलता है जब हम मरीज़ों को देख रहे होते हैं। तो यूजुअली पहले तो फीमेल्स में बहुत पीसीओएस बहुत नज़र आए थे, लेकिन अब मेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स गिरते चले जा रहे हैं। ये भी एक फैक्टर आप इसको कहेंगे कि ये जो रूटीन और साथ-साथ और रमज़ानों में जो है वो रूटीन जो सेट होती है, क्योंकि हार्मोन्स निकलने के अल्लाह ताला ने वक्त बनाए हुए हैं। तो हम जो बायोलॉजिकल क्लॉक अपनी डिस्टर्ब करते हैं कि रमज़ानों में इतना अच्छा हमारे पास मौका होता है कि हम अपनी सेट कर लें पूरी रूटीन, लेकिन हम उसको नहीं करते, तो ये चीज़ें इसमें करती हैं। इसका ताल्लुक़ यकीनन रमज़ान से, लेकिन इसको हम कहीं जोड़ेंगे हमारी जो प्री रमज़ान जो लाइफस्टाइल होता है हमारा, उसमें ये बात बल्कि फ़ैक्ट है कि सिर्फ हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो लड़कियों के साथ, ख़वातीन के साथ इसलिए नज़र आते हैं कि उनको हर महीने एक साइकिल से गुजरना होता है, तो उसमें वो चीज़ें जो हैं वो पॉइंट आउट हो जाती हैं। मर्दों में, लड़कों में ये वाले मामला जो हैं ये आते हैं शादी के बाद, जब उनके रिपोर्ट्स होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, और जनाब कंसेप्शन नहीं हो पा रही, और वो जनाब जाते हैं किसी मालिज के पास और फिर वो उसको टेस्ट करवाता है, तो वहाँ पर चलता जी ये वाली चीज़ें, और अब देखने में भी आता है ख़ास तौर पर यूरोपियन ममालिक में, और वहाँ भी वही फास्ट फूड फिनोमेना बहुत ज़्यादा है कि वो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो डिप्लीशन की तरफ जा रहा है, जो कि कोई अच्छा वो नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में मर्द की जो खसूसियात हैं वो डेवलप होती हैं, उनको उनके नतीजे में वो सारा एक जो मर्द का जो फिनोमेना है वो उसके नतीजे में सामने आता है, और अगर वही कम हो जाएगा और जिस चीज़ से कम हो रहा है और आगे हम जिस अंदाज में बढ़ रहे हैं तो और हमें नज़र भी आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मेल के फीचर्स होते हैं, जैसे दाढ़ी का आना है या डीपनिंग ऑफ वॉइस है, वो अब हमें थोड़ा सा जो न्यू जनरेशन है उसमें ये कम देखने में मिल रहा है, या वो आहिस्ता डेक्लाइन वो हो जा रहा है। कद को नहीं पहुंच पा रहे, मसल्स की जो वो है वो मैनेजमेंट वो ख़राब हो जाती है, ये सब चीज़ों से मुतासिर होती हैं। अच्छा अमजद इस्माइल साहब, अब आगे चलते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब रमज़ान हम अब गुजार रहे हैं, तो क्या फ़ास्टिंग की जा सकती है, और जो माएँ अपने बच्चों को फ़ीड करवाती हैं वो फ़ास्टिंग कर सकती हैं? तो अगर फ़ास्ट कर रही हैं क्या एहतियात करनी चाहिए, और कहाँ पे है कि अगर उनको लगता है कि वो नहीं इस चीज़ को कैरी कर सकती, तो क्या वो अपना रोज़ा जो है वो क़ज़ा कर सकती हैं? यकीनन ये अल्लाह ताला की तरफ से ये बिल्कुल रियायत है हामला ख़वातीन में भी और लैक्टेटिंग मदर्स में भी, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपके साथ एक और छोटी जान जो है वो जुड़ी हुई है, तो उसकी नीड्स जो हैं बॉडी की ग़िज़ा के एतबार से वो पूरी हो रही हैं, जिसका वसीला आप हैं, हम एक माँ हैं, तो आया वो उसको एक हेल्दी फूड प्रोवाइड कर पा रही है या नहीं कर पा रही। छोटे बच्चे हैं, किसी का सिंगल है, किसी का ट्विंस बेबी हैं, तो वहाँ मदर की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर लैक्टेटिंग मदर्स। हामला ख़वातीन में फिर भी चीज़ें थोड़ी सी मैनेज हो जाती हैं, अगर कोई क्रॉनिक या ख़राब ज़्यादा किस्म की कॉम्प्लिकेशन ना हो, लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उसमें ये वाला फिनोमेना, क्योंकि पानी का इंटेक उसमें बहुत अच्छा रखना होता है, लंबे गैप होते हैं, इसके 13.5-14 घंटे की फास्टिंग है इस वक्त आएगी अब, और छोटे बच्चे हों तो वो हर आवर पे 2 आवर्स पे वो उनको वो चाहिए होता है, जितना छोटा बच्चा होगा उतनी आपने उसकी चाहिए, तो उसमें जो बॉल है वो माँ के कोर्ट में है कि वो कैसे अल्लाह ताला ने उसको एक वो दिया हुआ है, एक
मिला हुआ है कि भाई आप चाहें तो छोड़ दें और उसके बाद में फिर किसी वक्त में पूरा कर लें, उस पर कोई फ़दिया वगैरह भी नहीं है। तो आप उसको जो है वो आसानी के साथ अपनी हेल्थ देखते हुए उसको मैनेज करती हैं। इसमें ख़ास तौर पे एक चीज़ देखने वाली है कि बच्चे के ऊपर उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं जब बच्चा एकदम से हाथों में आ जाता है, क्योंकि बच्चा अपनी बात आपको डिलीवर नहीं कर पा रहा, उसके साथ जो कैफियत हो रही है, जो गुज़र रही है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो वहाँ माँ का बहुत ज़्यादा कंसेंसस के साथ जो है वो उस पर फोकस करना और उसको देखना कि ये इसकी मूवमेंट, इसका सोना, इसका रोना, वो सब चीज़ें, इसका डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारा प्रॉपर चल रहा है या नहीं चल रहा, ये कहीं अंदरूनी तौर पे किसी टूट फूट का शिकार तो नहीं हो रहा है इस लंबे गैप के नतीजे में, या वो क्वालिटी नहीं मिल रही है इसको, तो बहुत ज़रूरी है माँ के हवाले से। अच्छा, अब आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि क्या जो है वो केयर चाहिए होती है अगर डायबिटिक पेशेंट फास्टिंग कर रहे हैं और उनको लगा कि हमारी शुगर अप या डाउन हो रही है रोज़े के दौरान, तो क्या वो अपने शुगर लेवल्स चेक कर सकते हैं और ऐसे में फिर क्या करें? जी, जो मेरी नॉलेज है बिल्कुल शुगर लेवल चेक किया जा सकता है और करना चाहिए। एक तो आप ख़ास तौर पे इफ़्तार के वक्त करेंगे, फिर आप सहरी से पहले करेंगे, सहरी में करेंगे, और एक इन बिटवीन जो भी आपका ड्यूरेशन है 14 घंटे का है, तो आप 7-8 घंटे में अपनी शुगर जो है वो चेक करेंगे। क्योंकि एक बात याद रखने वाली है कि शुगर का बढ़ना शायद फ़ौरी तौर पे इतना नुकसानदेह नहीं होता जितना शुगर का गिरना, कि आप को तोहफे में कोमा मिल सकता है, आप कोमा में जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप फेंट हो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कहीं आप सड़क पे हैं, तो वो वाला फिनोमेना जो है वो आपकी ज़िंदगी का एक हैज़र्ड बन सकता है कि उसको कैसे मैनेज करना ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पे ये डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं इनकी काउंसलिंग सेशंस स्पेशली इनको चाहिए कि अटेंड करें, अपने डॉक्टर से प्रॉपर मुआलिज से रुजू करें, उसमें पूछें अपनी कैफियत देखते हुए, और अगर कोई सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसके साथ साथ, क्योंकि शुगर के नतीजे में रेटिनोपैथी भी हो रही है, नेफ्रोपैथी भी हो रही है, और जो है न्यूरोपैथी भी हो रही है। ठीक है, तो जो अदर देन उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए ख़ासतौर पर नेफ्रोपैथी, क्योंकि यहाँ पानी का इंटेक जो है बहुत ज़रूरी है, तो पानी की मैनेजमेंट जो है वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर शुगर का 70 से कम हो जाना और शुगर का 300 से बढ़ जाना, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको रेड लाइन क्रॉस हो जाती है। तो वहाँ पहली फुर्सत में आप जो है, अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो 300 से ऊपर है तो आप फ़ौरन इंसुलिन की तरफ जाइए और कुछ अपने कर सकते हैं, या रेस्ट कर लीजिए, अपना काम कम कर दीजिए ताकि वो जो पल्पिटेशन और सब चीज़ होती हैं वो बच जाएँ। और अगर आप 70 से कम है फिर तो कोई चारा ही नहीं है, फिर तो आपको कोई चीज़ लेनी है बाय माउथ, कोई और ऐसी चीज़ लेनी है। ड्रिप होती हैं लेकिन वो हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। इसमें एक चीज़ और भी है कि अगर आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, और शुगर जो है वो ड्रॉप हो रही है, तो उसको चूँकि न्यूरोपैथी के नतीजे में इन लोगों को फील नहीं होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, उसका कॉग्निटिव बिहेवियर, उसकी बातचीत बेरब्त होना शुरू होगी, वो किसी ना किसी हवाले से फेंट हो सकता है, वो गिर सकता है। तो पहला काम जो ऐसे लोगों ने करना है वो ये है कि आपने उसकी शुगर चेक करनी है। आपके घर में लाजमी ग्लूकोमीटर होना चाहिए, शुगर चेक करनी है, और फिर उसका तदारुक जिस अंदाज में भी हो कि आप रोज़ा जो है वो क़ज़ा करवाइए, और बाद में फिर वो अरेंज हो सकता है। लेकिन पहली फुर्सत में जो जान है वो आपको जवाब देना है, तो आपने उसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसमें ये भी है कि जो घर वाले हैं साथ में, तो वो ध्यान रखें, एहतियात रखें, और उनकी एजुकेशन भी, जैसे काउंसलिंग अगर हम कह रहे हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की होनी चाहिए, तो इसी तरह से घर वालों की भी साथ में हो कि अगर खुदा ना खास्ता वो फेंट होकर गिर जाते हैं तो उनको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि हाइपर ग्लाइसीमिया शुगर बढ़ी हुई भी हो सकती है और हाइपोग्लाइसीमिया लो शुगर भी हो सकती है। अमजद इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है कि आपको रमज़ान के दौरान क्या एहतियात करनी चाहिए, और हमने कोशिश की है कि जो कॉमन जो है वो मसले होते हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ताकि आपको इसके जवाब दिए जा सकें। और अब हम आपसे मिलते हैं हमारे आखिरी सेशन में, जो कि होगा रमज़ान के बाद का सेशन, जिसमें ईद भी आपकी साथ में शामिल हो जाएगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत बहुत शुक्रिया।